हेलो, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी दूर करने आया हूँ क्योंकि जैसे ही आप कोई डिसीज़न लेते हैं, उसे फ़ॉलो करेंगे या नहीं करेंगे और जब उसे फ़ॉलो नहीं करते हैं, तब जो आपको परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप चाहते हैं कि आपके डिसीज़न्स को आपके स्टाफ फ़ॉलो करें, अगर आप पेरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस आपके बच्चे फॉलो करें, अगर आप टीचर हैं या आप ऐसी कोई पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात को वो मानें, आपके डिसीजंस को फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस को लेने के बाद उन्हें जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो हो। होता ये है, हम डिसीजन ले लेते हैं और हमारा डिसीजन लेने के बाद जब उसे फॉलो नहीं किया जाता है, तो उन डिसीजंस के पीछे जो हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाला था, हम जो ग्रोथ करने वाले थे, वो हम नहीं कर पाते और उस वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं और जो डिसीजन लेते वक्त, उसको प्लान करते वक्त, सोचते वक्त जो हमारा टाइम वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, हमें फिर से वो टाइम देना पड़ता है कि कैसे उस डिसीजंस को अब फॉलो किया जाए। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजंस कैसे फॉलो किए। जैसे ही मैंने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लेने के बाद जब उसको फॉलो करना शुरू हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ी कि मैं और रिस्क ले सकता हूँ, मैं और डिसीजन ले सकता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ से हमारी ग्रोथ भी हुई, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा और हम स्ट्रेस फ्री होने लगे। क्योंकि डिसीजन लेते वक्त जो जो चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, जो जो चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम राइट डिसीजंस के साथ आगे बढ़ने लगे। तो डिसीजन लेना बहुत ही आसान है। डिसीजन मेकिंग के वक्त हमसे क्या गलती होती है, उस पर मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक वीडियो रख दिया है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ उस डिसीजन को फॉलो करने के पीछे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को दूर करना होगा। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ स्टोरी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं अपने टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर हुआ था, उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेरी डेवलप हुई थी। अगर आप भी पेरेंट हैं और आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ आप भी करें ताकि आपके बच्चे या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो उसे इम्प्लीमेंट करें, तो आपको भी ऐसा कुछ करना होगा। क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं टेक्सटाइल बिजनेस में आकर के मुझे लगता है अंदाज़न 9 से 10 महीने हो चुके थे और उस वक्त जो भी डिसीजन मुझे लेना है, वो सारे डिसीजन मुझे पापा को पूछ के लेने पड़ते थे कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें मुझे उन्हें पूछनी पड़ती थी। एक दिन ऐसा आया कि पापा ने अचानक से मुझे कहा कि मैं 10 दिनों के लिए नहीं हूँ, मैं राजस्थान जा रहा हूँ और 10 दिनों के लिए पीछे संभालो। और जहाँ पर पापा गए थे वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता था। अब आप सोच लीजिए, 10 डेज़ आपके पास है, 10 दिन, और आपके लिए सपोर्ट में कोई नहीं है। आप किसी को नहीं पूछ सकते कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए थे। मेरे पास था मेरा 10 महीने का एक्सपीरियंस और अब मेरे सामने थे 10 दिन जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे अंदर की क्वालिटी डेवलप होती है डिसीजन लेने की, वो कितना भी गाइडेंस देने वाला इंसान, कितना भी मैं आपके सामने बैठ जाऊं कि इस तरह डिसीजन लो, ऐसे लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये प्रोसीजर है, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करेगा। उतना अच्छा असरदार काम करेगा आपका सेल्फ लर्निंग। तो अगर आपके सामने ऐसे कोई इंसान है, ऐसे कोई फॉलोअर्स हैं जो जिनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, तो उन्हें अकेला छोड़ना शुरू कर दीजिए, उन्हें अपने डिसीजन लेने दीजिए। और फिर जैसे मेरे फादर ने मेरे साथ किया था, पापा ने 10 दिन मुझे छोड़ दिया था, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उस वक्त जो जो चैलेंजेस आए, मैंने कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो गलत थे, लेकिन जब पापा के आने के बाद उस पर डिस्कशन हुआ, तब मालूम चला कि वो डिसीजन गलत क्यों था। अगर उसी जगह पे आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि हमेशा पापा अगर साथ में रहते,
तो क्या वो लर्निंग मेरे पास होती कि जो मैंने सोचा उसमें क्या गलत था। तो वो जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अंदर डेवलप हुई वो वहाँ से डेवलप होना शुरू हुई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उन्हीं डिसीजंस को आपके स्टाफ, आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे अगर फॉलो करें तो कैसे करें। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक पार्ट है, उस डिसीजन का फॉलो होना, उस डिसीजन पे अमल करना एक पार्ट। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं 7 ऐसे अलग अलग फैक्टर्स जिस पे डिसीजन अफेक्ट होता है, जिससे डिसीजंस को फॉलो करना। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं 7 अलग अलग फैक्टर्स जिस पे डिसीजंस को फॉलो करना अफेक्ट होता है। अगर हम उन फैक्टर्स को समझ जाएं और हमारे डिसीजन लेते वक्त उन 7 फैक्टर्स को हम हैंडल करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपके डिसीजंस को फॉलो करने वाले मेंबर्स बढ़ जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसके पहले कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो आप चाहते हैं कि कुछ लोग उसे फॉलो करें? अगर लिया था तो वहाँ पर कितने लोगों ने फॉलो किया था और बाकी लोगों ने फॉलो क्यों नहीं किया था? अगर आपके पास उसका कारण है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो कारण जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं 7 अलग अलग आपको यहाँ पर फैक्टर बताने वाला हूँ, क्या आप उन फैक्टर्स को आपके कारण के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो आप देखेंगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो 7 फैक्टर्स आप अवॉइड करेंगे और उसके बाद आपके डिसीजंस को फॉलो करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई कारण है तो उसे लिखिए, क्योंकि वो जो आपका एक्सक्यूज़ है या वो जो आपका कारण है उसको जब हम देख लेंगे तो इन 7 फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहला कारण है पर्सनल बिलीफ्स एंड वैल्यूज़। अब यहाँ पर 2 जन है जो अपने पर्सनल बिलीफ्स और वैल्यूज़ को लेकर के बात करते हैं। एक जो डिसीजन लेने वाला है, उनके अपने पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज़, और दूसरे जो डिसीजंस को फॉलो करने वाले हैं, उनके पर्सनल बिलीफ्स और वैल्यूज़। जो डिसीजन लेने वाला है वो डेफिनेटली अपने हिसाब से सोच करके उस डिसीजन को लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो डिसीजन लेते वक्त जो उस डिसीजन को फॉलो करने वाले हैं, उनके बिलीफ्स और वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जाता। अब जब वहाँ पर उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर किसी भी एक इंसान की कोई वैल्यू वहाँ पर अफेक्ट हो रही है तो आप देखेंगे उस डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप चाहते हैं कि आपके जो मैनेजर हैं, जो लीडर हैं, जो मैनेजर हैं, वो उनके नीचे काम करने वालों के साथ एक प्यार से एक फैमिली वाला रिश्ता क्रिएट करें। अब ये आप ये चाहते हैं कि वो ऐसा करें ताकि एक फैमिली वाला माहौल आपके यहाँ पर क्रिएट हो, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ है क्या वो भी इस चीज़ को फॉलो करती है? अगर वो उसे फॉलो नहीं करती, उनका जो बिलीफ है वो उसे फॉलो नहीं करती, तो फिर वो आपके डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको देखना होगा कि जब आप इस चीज़ को चाह रहे हैं तो वो खुद उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ऐसी कौन सी बिलीफ्स हैं, उनके ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं जो इस डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कारण, जो भी उस डिसीजन को फॉलो करने वाले हैं, मैक्सिमम परसेंटेज लोगों का पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज़ को चेक किया जाए कि वो क्या सोचते हैं। और ये बहुत ही आसान है करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ऑप्शनल फॉर्म दे देना है कि ये चीज़ें अगर करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, आप लिख करके बताएं। आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं जिसमें उनको सिर्फ चॉइस करना है कि यस इससे फ़ायदा होगा, नो इससे फ़ायदा नहीं होगा, यस ये हम ये करेंगे, नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे। आपको आपके पास सबके वैल्यूज़, सबके बिलीफ्स मालूम चल जाएंगे और फिर आपका डिसीजन लेना बहुत कंफर्टेबल होगा और फिर उसको फॉलो करने के लिए भी आप उन्हें कंफर्टेबल बनाएंगे और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएंगे। दूसरा फैक्टर जो हमारे फॉलोअर्स को अफेक्ट करता है वो है इमोशंस। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको रिटेल चेन डी-मार्ट का। मैंने ऐसे बहुत सारे रिटेल ओनर्स को देखा है जिनका रिटेल मार्केट है, वो कहते हैं कि पर्सनल टच ओनर का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम सेल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप देखते हैं आज डी-मार्ट के 300 से ज़्यादा स्टोर्स खुल चुके हैं, वो रिटेल स्टोर है। और क्या हर डी-मार्ट में जो डी-मार्ट के ओनर हैं
राधा किशन दमानी क्या अवेलेबल होते हैं वो पर्सनल टच देने के लिए? नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दिया है आपको भी और मुझे भी, जिसमें हम वहाँ पर जाते हैं शॉपिंग के लिए। वो इमोशनल टच क्या है? वो इमोशनल टच है सेविंग्स। अब उनका जो भी बाइंग पावर है, जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज है, उसकी वजह से वो हर चीज़ को सस्ता बना देते हैं। और जब हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हमारे कदम उसकी तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस कितने इमोशंस को टच कर रहे हैं, कितने इमोशंस वहाँ पर अटैच हो रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, एज अ बिजनेस ओनर या एज अ डिसीजन टेकर, डिसीजन मेकर, आप क्या करते हैं? आप सिर्फ अपने बेनिफिट सोचते हैं कि इससे मेरी कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, मेरी फर्म को क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। और जब हम इसी एरिया में सोचने लग जाते हैं तो हमारा थिंकिंग सर्कल बहुत छोटा होता है। अगर आप ये सोचना शुरू करें कि मेरा फ़ायदा तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, जिसके ऊपर ये डिसीजन लगाना है उनका कितना फ़ायदा होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस के साथ वो आपके डिसीजन से कनेक्ट होंगे और आप देखेंगे आपके लिए एक पॉजिटिव मोमेंट वहाँ पर बनने लग जाएगा। तीसरा फैक्टर जो हमारे डिसीजंस को फॉलो करने में रोकता है वो है बायसनेस। दोस्तों, ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है जो हमारे से हो जाती है, हम पर्पसफुली नहीं करते, लेकिन ये बायसनेस सामने दिख के आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री में आपके पास 50 से 60 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं। उन स्टाफ मेंबर को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर है, जिनसे आप पूछते हैं कि कौन किस टाइम पे आ रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है। अब वो जो मैनेजर हैं वो आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं कि ये कुछ 10-15 जन है जो लेट आ रहे हैं, बाकी सभी जन टाइम पे आ रहे हैं। आउट ऑफ 60 उन 15 जनों के लिए जो लेट आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई रूल निकाल देते हैं कि आप लेट आएंगे तो इतना पैसा कट होगा, इतनी सैलरी कट होगी। हम कोई ना कोई एक डिसीजन वहाँ पर ले लेते हैं कि जो लेट आएंगे उनके साथ ये होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो जो 10-15 जन थे, वो जो मैनेजर थे, अगर उन्होंने उस 10-15 जनों के नाम में 2-3 जनों के नाम छुपा दिए कि भाई ये तो मेरे अपने हैं, मेरे गांव वाले हैं, मैंने बुलाए हैं, मेरे तरफ से आए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उन्होंने वो 2-3 नाम छुपा दिए और आपने उन 15 जनों पर वो एक्शन ले लिया कि भाई आपका इतना सैलरी कट होगा। लेकिन जो 60 जन है, उन 60 में से बाकी जो 30-40 जन है जो इस डिसीजन का पार्ट नहीं है, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इन 15 के लिए एक्शन हुआ, लेकिन ये 2 से 3 जन इन पे एक्शन नहीं हुआ। अब ये जो बायसनेस है, ये ट्रेवल होना शुरू हुआ। आप देखेंगे एक निगेटिव एटीट्यूड वहाँ पर क्रिएट हो गया, निगेटिव अप्रोच वहाँ पे फैलता गया और उसकी वजह से काम की प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई और कुछ न कुछ मेंबर वहाँ पर छोड़ के जाने लगे, चाहे वो उस डिसीजन में अफेक्ट हुए हो या ना हुए हो, लेकिन ये बायसनेस का अफेक्ट वहाँ पे हो जाता है। अब मैं यहीं पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई डिसीजन यहाँ पे आप लेते कि वो जो 45 मेंबर्स हैं, वो जो टाइम पे आ रहे हैं, उन्हें क्या एडवांटेज आप देंगे। अब देखिए, इसमें कोई एक्शन आपने नहीं लिया, लेकिन आपका डिसीजन पॉजिटिव साइड में गया और जो लेट आ रहे थे वो अपने आप टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम पे आने के एडवांटेजेस आप बताने लग गए। देखिए, डिसीजन वही था, हमें रिजल्ट वही चाहिए था कि मेंबर टाइम पे आए, लेकिन अप्रोच बायस्ड हो गया, निगेटिव हो गया और उसका रिजल्ट हमारे प्रोडक्टिविटी पे, हमारे एफिशिएंसी पे और हमारे काम पे आया। तो दोस्तों, ये था तीसरा फैक्टर जो है बायसनेस, जिसको कैसे अवॉइड करना है वो मैंने आपको बताया। चौथी चीज़ जो हमारे डिसीजंस को फॉलो करने में अफेक्ट करती है वो है एनवायरनमेंट। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारे डिसीजन हम ऐसे एनवायरनमेंट में बताने की कोशिश करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। इमेजिन कीजिए, इसी वीडियो में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे बाइक की, गाड़ियों की आवाज़ चल रही है, पी 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 पी, और मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन कैसे लेना है। क्या आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप ही के ऑफिस का एरिया है जहाँ पर आपके 10 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं और 2 मैनेजर से आप बातचीत कर रहे हैं। वो 10 स्टाफ मेंबर जो काम कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, किसी के सामने कोई क्लाइंट बैठा है, कोई वेंडर बैठा है, और ये एक रेगुलर वर्किंग चल रहा है।
आप इन दो मैनेजर्स को कुछ डिसीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 100% उस डिसीजन को फॉलो किया जाए? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके कान बाकियों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा उनका क्या कहना है, अच्छा वो क्या बोले। जब उनके कान ही आपकी तरफ नहीं है, सिर्फ आंखें आपकी तरफ है, तो वो कैसे फॉलो होगा? तो आप ध्यान दें कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या आप बता रहे हैं जिसे आप चाहते हैं कि फॉलो किया जाए, तो उस एनवायरनमेंट को चेक करें जहाँ पे थोड़ी सी साइलेंस हो और उनका पूरा ध्यान अपने पास हो। अच्छा, ध्यान अपने पास हो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? क्या ये चेक करने का तरीका है? जी हाँ है। आप क्या कीजिए, कोई भी एक डिसीजन बताने से पहले एक सवाल पूछिए। वो सवाल क्या होना चाहिए वो अब मैं आपको 7th फैक्टर में बताऊंगा, क्योंकि 7th फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वहाँ पे आप एनवायरनमेंट शांत रहते हुए उनका इन्वॉल्वमेंट आपके पास कैसे ले वो मैं कवर करूँगा। तो एनवायरनमेंट एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, जिसके बारे में हमने भी बात की। 5वां फैक्टर जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है, हमारे डिसीजंस के फॉलोअप में अफेक्ट करता है, वो है प्रेफरेंसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक अच्छी सी ड्रेस जो आपको पसंद आई है वो पहन के आप निकले हैं, हो सकता है एक वाइट शर्ट, एकदम न्यू ब्रांड वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, एकदम प्रोफेशनल लुक आपका लग रहा है और आप पहन के बाहर निकले हैं। पहला इंसान आपको मिलता है और कहता है कि वाओ बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। और दूसरा इंसान कहता है और कहता है ये क्या पहना है आप? अब इन दोनों ही इंसान के व्यूज़ अलग कैसे हुए? ऐसा क्या था? तो एक जन हो सकता है जो वाइट ड्रेस को सोचता है कि भाई ये एक शांति का प्रतीक है, ये एक अच्छे इंसान को दिखाने का नज़रिया है। और दूसरा इंसान सोचता है कि यार वाइट ड्रेस तभी पहनना चाहिए जब कोई दुखद घटना हो। अब इन दोनों ही की ये सोच कहाँ से बनी? तो जिस तरह से वो पले बढ़े, जिस तरह से उनके संस्कार किए गए, जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने बताया कि कब कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, उस तरह से उनके व्यूज़ बने। अब ये अलग अलग व्यूज़ जब दो इंसान के हो सकते हैं एक ही ड्रेस के ऊपर, तो आप सोचिए कि जब आप कोई अपनी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीजन आप दे रहे हैं, तो दोनों जन जो उसको फॉलो करने वाले हैं या जितने भी जन हो, उनके जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है, क्या वो इसके साथ कनेक्ट हो? नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कुछ हमें करना होगा जिससे हम उन सभी की वो प्रेफरेंस बनाएं। जैसे एग्जांपल फिर से ये लेता हूँ, वही ड्रेस अगर होता है और सामने वाले के व्यूज़ सुनने से पहले जिसने वो ड्रेस पहनी है वो कह देता है आई लाइक वाइट शर्ट्स, और वाइट शर्ट जब भी पहनता हूँ आई फील कॉन्फिडेंट। अब आप देखेंगे कि इस एक चीज़ को शेयर करने के बाद उनके जो व्यूज़ थे वो अब चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वो आपके व्यूज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लें जहाँ पर प्रेफरेंसेस मैटर करने वाली है, तो पहले उस डिसीजन के पीछे का वाई शेयर करें कि ये डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखेंगे उनकी प्रेफरेंसेस आपकी प्रेफरेंस से मैच कर जाएंगी और वो डिसीजन को फॉलो करने में आसानी होगी। दोस्तों, अभी तक 5 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है, उन्हें फॉलो करने से रोकती है। और 6th इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे डिसीजंस फॉलोइंग में अफेक्ट करता है वो है टाइम। जी हाँ, जिसका मैं कोच हूँ। सो आई एम अ टाइम मैनेजमेंट कोच, और टाइम ही अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि बहुत बार डिसीजन लेने के बाद उसे तुरंत फॉलो किया जाए ये हम कह देते हैं, हम प्रिपरेशन टाइम नहीं देते, उस डिसीजन को ट्रैवल करने का टाइम नहीं देते कि वो डिसीजन ट्रैवल करेगा, उनके माइंड में पहुंचेगा और इस 1 हफ्ते बाद या 10 दिनों बाद या अगले महीने से, ये हम नहीं कहते। हम आज डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कल से इसको फॉलो किया जाए, और जब कल के उनके शेड्यूल में उसे फॉलो करने के लिए स्पेस नहीं है, तो क्या होने वाला है? आपका ही वो टाइम वेस्ट होने वाला है कि फिर से एक बार डिसीजन बताओ और कैसे उसको फॉलो करना है उस पर बात करो। तो टाइम भी एक फैक्टर है जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और अब मैं आता हूँ इस 7th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा हमारा रह जाता है और वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है,
दोस्तों, जब मैं इस पूरे वीडियो को प्लान कर रहा था कि कैसे इस पॉइंट को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाकी 6 फैक्टर्स को साइड में रख के मैं सिर्फ ये 7th फैक्टर पे बात करूँ, क्योंकि 7th फैक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट। लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ 7th पे बात कर लूँगा तो हो सकता है ये 7th के साथ जो ये 6 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने वो इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों, वो 7वां फैक्टर क्या है जो आपके डिसीजंस फॉलोअप में अफेक्ट करता है, वो है अथॉरिटी। हम जब कोई भी डिसीजन अनाउंस करते हैं, क्या उस डिसीजंस की अथॉरिटी हम पहले जनरेट करते हैं। अथॉरिटी जनरेट करना मतलब क्या? आपने अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना है तो वो जब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, वो जब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, वो जब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, उसको फॉलो क्यों किया जाता है? अब कंपेयर कीजिए, आपके यहाँ पर एक लोकल लीडर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एक्शन लेते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, और वो आपको आकर के कहते हैं कि हम पूरे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। क्या पूरी इंडिया उसे फॉलो करेगी? क्या आप उसे 100% फॉलो करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हमारे पास अथॉरिटी नहीं है वो डिसीजन लेने की, तब तक हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि वो फॉलो करें? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस अथॉरिटी को अपने पास लेना है। और वो कैसे लेते हैं? जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उस क्वेश्चन के साथ। जब भी आपको लगे कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं और आपको ये फील आती है कि ये जो अथॉरिटी है इसको जनरेट करना ज़रूरी है, एक सवाल ज़रूर पूछें, अगर आप चाहते हैं तो ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ। देखिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप उस डिसीजन को खुद ले रहे हैं, लेकिन आपने वो डिसीजन पहले ही उनका बना दिया है जो उसे फॉलो करने वाले। अगर आप चाहते हैं तो ये डिसीजन मैं लेता हूँ। इन वर्ड्स में, अगर आप चाहते हैं, ये एक जो क्वेश्चन है ये उनके सभी थॉट्स को रोकता है और वो आपकी तरफ फोकस करना शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम चाहते हैं और वो आप हमें बताने वाले हैं। दोस्तों, ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जैसे ही अथॉरिटी अपने पास ले लेते हैं कि यस मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, अब ये कहाँ कहाँ काम करेगा? एज अ पेरेंट इसको आप सोच के देखिए, अगर आप आपके बच्चों पे डायरेक्टली डिसीजन दे देते हैं, ऐसे करो, कितनी बार फॉलो होगा? और वहीं पर आप उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ या एक सॉल्यूशन बताता हूँ, और फिर जब वो कहते हैं कि हाँ बताइए, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम हमारे बिलीफ से ये सोच लेते हैं कि ये उनको आगे जाकर के तकलीफ आएगी और ऑन द स्पॉट हम डिसीजन बताते हैं, इसे वो फॉलो नहीं करते और फिर हम एक बात कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ नहीं रहे, हम अथॉरिटी नहीं ले रहे। अब आप इसी चीज़ को आपके बिजनेस में लेके आइए, आपके स्टाफ या आप अगर कोई कॉर्पोरेट में है तो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, कोई भी आप डिसीजन वहाँ पर बता देते हैं कि ये ऐसे करना है, कितने लोग उसको फॉलो करें? और वहीं पे आप अथॉरिटी लेते हैं कि ये चैलेंजेस हैं, इन्हें दूर करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डिसीजन यहाँ पे लेना चाहता हूँ, और फिर देखिए वहाँ पे कितना एक्सेप्टेंस है। ये जहाँ जहाँ भी आप एक डिसीजंस को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, वहाँ पर ये काम करता है। दोस्तों, एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच मैं इस पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं और जब उसको फॉलो नहीं किया जाता, तब जो टाइम हमारा वेस्ट होता है उसे वापस रीजनरेट करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो क्यों ना उन डिसीजंस को बताते वक्त, अनाउंस करते वक्त इन फैक्टर्स को अवॉइड किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 7th फैक्टर है अथॉरिटी, उसे अवॉइड किया जाए और हम अपने आप को वो कंफर्टेबल ग्रोथ दे सकें जो हमारे मन में है। तो दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, डिसीजन लेते लेते परेशान होना है या एक अथॉरिटी के साथ उन्हें फॉलो करवाना है, ये आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही डिसीजन लेने में आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव कहीं ना कहीं कमज़ोर है, पीछे हट रहे हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन पे क्लिक करें, क्योंकि
इस मोमेंट तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाले वीडियोस बहुत असरदार होने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि एक लाइक बटन से आप आपकी अच्छी भावनाएं हम तक पहुंचा सकते हैं तो लाइक पे क्लिक करें, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। वापस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।